Myself, Dr. Upasana Sharma, Associate Professor इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज हम BA सेकेंड के पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के चैप्टर रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बारे में बात करेंगे। संविधान के द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान को अलग अलग विधान पालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिकाओं की व्यवस्था में बांटा गया है। संविधान द्वारा संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है, परंतु इसका यह अर्थ है कि संघ तथा राज्य एक दूसरे के पूर्णतः स्वतंत्र हैं। भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का वर्णन किया गया है। संघ तथा राज्यों के आपसी संबंधों का जब हम वर्णन करते हैं तो इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट में राज्य तथा संघ के मध्य में जो वैधानिक संबंधी प्रावधान संविधान है अनुच्छेद 245 से 255 तक में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार देश में एक संघीय सरकार की स्थापना की गई है। इसे शासन प्रणाली के अधीन शासन की समस्त शक्तियों का संघीय सरकार तथा संघ की इकाइयों तथा राज्यों के द्वारा बीच बंटवारा किया गया है। इसको 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस संघ सूची यूनियन लिस्ट, इस लिस्ट में गणना की दृष्टि से हम देखें तो 100 विषय हैं, मूलतः 97 हैं और ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संघ सरकार को है। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है जो जिसके विषय 47 है, कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। लेकिन दोनों में अगर कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए सेंट्रल स्टेट सरकार में तो इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल मात्र केंद्र सरकार को होता है। इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 52 हो गई है। अवशेष शक्तियाँ भी हैं। संविधान द्वारा सभी विषयों के 3 सूचियों में विभाजित करने का प्रावधान है, तो फिर भी हो सकता है कि कुछ अधिकार विभाजन के क्षेत्र से बाहर रह गए हों, तो ऐसी सूची में शामिल न किए गए हों। ऐसे विषयों को अवशेष शक्तियों के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत इस पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद को दिया गया है। राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है जो फर्स्ट है, राज्यसभा के प्रस्ताव पर अनुच्छेद 240 के अनुसार जो वोट देने वाले उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत का प्रस्ताव पास कर दे तो वह राज्य सूची में दिए गए विषय जब राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो उस विषय पर कानून संसद को कानून बनाना चाहिए। नंबर 2, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, जब संविधान के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद में राज्य सूची में दिए गए विषय के संबंध में कानून बनाने की प्रार्थना करें तो उस राज्यों के लिए इस विषय पर संसद कानून बना सकती है। टू फुलफिल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, जो अनुच्छेद 253 के अनुसार किसी अन्य देश के साथ कोई संधि समझौता लागू करना है तो संसद के दिए गए विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशंस ऑफ इमरजेंसी, जब राष्ट्रपति देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा करता है तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय के ऊपर किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मशीनरी है स्टेट्स हैं, यदि किसी राज्य में शासन संविधान के द्वारा न चल रहा हो और राष्ट्रपति उस राज्य के लिए अनुच्छेद 356 में संकटकालीन स्थिति की घोषणा करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। रिजर्वेशंस ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, तो राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी भी बिल को गवर्नर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। परमिशन फॉर प्रेसिडेंट के लिए वो कुछ बिलों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो चेंज इन द
बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, संसद को यदि किसी राज्य में परिवर्तन करना है, पुराने राज्य को समाप्त करना है या नए राज्यों को बनाना है, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन करने का भी संसद यह कार्य अपने साधारण बहुमत से ही कर सकती है। टू एस्टेब्लिश और अबॉलिश द लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना या उसको समाप्त करने केंद्र से ऐसा करने के लिए प्रार्थना कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, भारतीय संविधान के 11वें भाग में 256 से 263 तक केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासकीय की चर्चा की गई है। राज्यों की कार्यकारी शक्ति केंद्र की कार्यकारी शक्ति के लिए बाध्य नहीं कर सकती, न ही इसके द्वारा राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रशासनिक अधिकार में राष्ट्रीय तथा सैनिक महत्व वाले संचार के साधनों के निर्माण और उनको देखभाल करने के संबंध में भी इनके निर्देश दिए जाते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों को सीमा के अंदर स्थित रेलवे लाइन, जल मार्गों की सुरक्षा के लिए भी राज्य को निर्देश दे सकती है। अंतर्राज्यीय जो नदियों के जल के बंटवारे या विवादों का जो निपटारा है वो भी राज्य से इसी संघीय संसद को संविधान के अनुच्छेद 260 के तहत कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके संसद 1956 में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम भी पास किया गया था। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसकी संख्या को निश्चित किया जाता है। अनुच्छेद 263 में वह प्रावधान किया गया यदि राष्ट्रपति सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे तो आदेश जारी करके अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। राष्ट्रपति के देश में अनुच्छेद 352 के अधीन संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर देता है। इन राज्यों की सरकार के हाथों में चली जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी जिनके सदस्यों की भर्ती संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, तो इन सेवाओं पर संघ का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। 275 के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। अनुच्छेद 351 के अनुसार केंद्र द्वारा हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित केंद्र तथा राज्य सरकार निर्देश दी जाती है। इसके अलावा वित्तीय आपातकालीन की घोषणा होने की स्थिति में 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकालीन की घोषणा की जाती है, जिसमें राज्यों में सेवारत सभी वर्ग के व्यक्ति यहाँ तक कि न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के आदेशों की भी पालना की जाती है। पूरा विश्वास एवं पूरी मान्यता खंड भी है। संविधान के अनुच्छेद 261 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि संघ तथा राज्य प्रत्येक सरकार है जो सार्वजनिक क्रियाओं के लेखों तथा कार्यवाही को समूचे भारतीय क्षेत्र में कर सकती है। फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ तथा राज्यों में राजस्व जो वितरण होता है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। भारतीय संविधान के 268 में संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व वितरण की व्यवस्था की गई है। उनके साथ संघ सूची में शामिल विषयों के ऊपर कर लगाने का जो अधिकार है संघीय सरकार को ही है। संघ के आय के साधन कृषि की आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर लगाना, आयतन रहित कर, तंबाकू, रुई तथा भारत में बनाई गई अन्य वस्तुओं पर इत्यादि। नगर निगम के आधार पर राज्यों की आय के संबंध में भूमि राजस्व, कृषि आयकर पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, भूमि तथा भवनों पर कर लगाना इत्यादि। इसके अलावा टैक्सेस जो लेविड बाय द कलेक्शन ऑफ द स्टेट्स, कर जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों द्वारा जो एकत्रित किए जाते हैं। औषधियों व श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुओं के उत्पादन पर लगने वाले कर बिल तथा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बीमा पॉलिसी पर लगा स्टैंप कर। इसके अलावा कर जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं वसूल किए जाते हैं और राज्यों को दे दिए जाते हैं, जैसे संपत्ति उत्तराधिकार संपत्ति कर, रेलवे, समुद्र तथा हवाई जहाजों द्वारा लाए जाने वाले माल तथा यात्रियों पर सीमांत कर, रेलवे के किराए पर इत्यादि जो कर हैं। इसके अलावा वह कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं एकत्रित किए जाते हैं पर केंद्र तथा राज्यों में बंटते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार ऐसे कृषि आय के अतिरिक्त आयकर संघ सरकार द्वारा लगाए जाते उसे एकत्रित किया जाता है, परंतु दोनों को इसमें विभाजित किया जाता है। संघ उत्पादन शुल्कों का वितरण होना, ये भी संघ सूची में वर्णित औषधियों या श्रृंगार की वस्तुओं के उत्पादन छोड़कर अन्य उत्पादन शुल्क संघ सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं। राज्यों के सहायक अनुदान होना, राज्यों के द्वारा राज्यों को संघ के द्वारा राज्यों को अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। संविधान में 275 द्वारा संसद को अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों को जिन्हें उनके अनुसार सहायता की आवश्यकता होती है ऋण लेने की शक्ति, संविधान में राज्यों को ऋण लेने की शक्ति प्रदान की गई है, परंतु वे ऐसे ऋण केवल भारत के अंदर ही ले जा सकते हैं। वित्त आयोग 280 के द्वारा व्यवस्था की राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर तत्पश्चात 5वें वर्ष की समाप्ति पर ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश द्वारा वित्त आयोग गठित करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। वित्तीय आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 360 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा संकटकालीन शक्तियों की प्रदान की गई है, जिसमें वित्तीय संकट की घोषणा होने पर प्रांतों की आय सीमा इन्हीं करों के द्वारा खत्म कर दी जाती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संबंधी अनुबंध प्रांतों के वित्त संबंध आय तथा व्यय के ब्यौरे की जांच पड़ताल करने का अधिकार इसको दिया गया है। करों की नियुक्ति अनुच्छेद 285 के अनुसार जब तक संसद विधि के द्वारा कर न लगा दिया जाए राज्य द्वारा संघ की समाप्ति पर ही नहीं लगाया जा सकता। इनका मूल्यांकन नंबर 1 वैधानिक क्षेत्र में संघ की प्रमुखता है। दोनों में अगर कोई वैधानिक क्षेत्र में कोई कार्य होता है तो मेन रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही ज़्यादा डिसीजन लिए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में संसद की राज्य सूची के विषयों के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। इसके अलावा 249 व 250 के अनुसार में इसके उत्तरदायित्व को पूरा किया जा सकता है। प्रशासकीय संबंधों में भी केंद्र की प्रभुता है। वित्तीय संबंधों में, प्रशासकीय संबंधों में संविधान के संशोधन में केंद्र को प्रमुखता दी गई है। राज्य विधानमंडल को पहल करने का अधिकार नहीं है। इससे संबंधित इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों में अगर कोई केंद्र तथा राज्यों के संबंधों का संचालन दलीय दृष्टिकोण के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए। यदि राज्यों को विकास कार्यों में अधिक से अधिक सीमा तक स्वायत्तता दे देनी चाहिए, परंतु पृथकवादी व विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकना भी बहुत आवश्यक है। वास्तव में केंद्र तथा राज्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों को मिलकर काम करने में ही राष्ट्र की उन्नति के लिए स्वाभाविक हो सकते हैं। केंद्र तथा राज्यों में तनाव के कारण वित्तीय समस्या, राज्यपाल की भूमिका जिसको कि राष्ट्रपति द्वारा जिसकी नियुक्ति होती है, नौकरशाहियों की भूमिका, उनको भी भारत के राज्यों के उच्च अधिकारियों के अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों में भी नियुक्त किए जाते हैं। कानून तथा व्यवस्था की समस्याएं, संकटकालीन प्रावधान होना जो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। दलीय कारण भी है। कई बार केंद्र तथा राज्यों के बीच में अलग अलग दल की सरकारें होती हैं। केंद्रीय कानूनों का मूल्यांकन करना, अन्य फुटकर कार्य करना, फिर सरकारी आयोग है। सन 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने केंद्र तथा राज्यों के संबंध में विचार करने के लिए सरदार रणजीत सिंह सरकार की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग के अन्य 2 सदस्य SR सेन और VV सेन और न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। आयोग ने 27 अक्टूबर 1987 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। वैधानिक प्रशासनिक वित्तीय संबंधों में 257 सिफारिशें दी थी। इसमें नंबर 1 शक्तिशाली केंद्र को बनाया गया था। नंबर 2 राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा। सरकारी आयोग ने राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में भी महत्वपूर्ण सिफारिशें लगाई थी। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू करने केंद्र सरकार की शक्ति को उचित बताया था। वित्त संबंधी मामले, न्यायाधीशों की नियुक्ति होना, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का हस्तांतरण होना, अखिल भारतीय सेवाओं में इसके प्रति सुझाव, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद के सुझाव, योजना आयोग के संबंध में सुझाव इत्यादि सुझाव दिए थे। क्षेत्रीय परिषद संबंधी सिफारिशें केंद्रीय सरकारों के विषय में के राज्यों का भेजना
फिर एक नया आयोग 27 अप्रैल को डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील नरेंद्र मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया गया था। मदन मोहन, जिसमें कि माघम मेनन, श्री विनोद कुमार दुग्गल, पूर्व गृह सचिव व श्री महेंद्र कौर बनाए गए थे, जिसके अंतर्गत भारत संघ के किसी राज्य में यदि लंबे समय तक सांप्रदायिक हिंसा जारी रहती तो ऐसी स्थिति में दायित्व अधिकार का क्षेत्र क्या होना चाहिए। देश के किसी भाग में यदि जातीय हिंसा की जाती है तो अन्य प्रकार के तनाव उत्पन्न ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की भूमिका एवं अधिकार क्षेत्र क्या होना चाहिए इत्यादि। इसके अतिरिक्त यह निश्चित किया गया योग सिफारिशों को लागू करने संबंधी विभाग है पूर्व उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परिषद में भी विचार विमर्श हेतु विषय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2010 को योग सरकार को इसकी प्रस्तुत किए थे। धन्यवाद।